आपसे कुछ समय पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि इस समय भारत किसके साथ खड़ा है। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। साथ ही साथ उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी नजर रखी जा रही है जिस पर इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में सामने आने लगता है। और ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि करीब एक साल पहले विदेश मंत्री ने यह बयान दिया था, लेकिन अब इसने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनानी शुरू कर दी हैं। और इस बयान से आप साफ समझ सकते हैं कि भारत इस समय किसके साथ खड़ा है। इजराइल, जिस देश ने भारत की मुसीबत के समय में मदद की, इसके अलावा अभी तक भारत को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान, जिसने भारत को चाबहार पोर्ट दिया और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का आसान रूट दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान की तरफ से भारत से मांग की गई है कि भारत ईरान का सपोर्ट करना शुरू करे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5 इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय खबरें हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 अक्टूबर 2023 को एस जयशंकर जी ने एक बयान दिया। उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल पर छोटे बड़े हमले कर रहा है, चाहे वो किसी छोटी मिसाइल के माध्यम से हो या फिर ड्रोन के माध्यम से, हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इजराइल को पूरा अधिकार है अपना बदला लेने का। साथ ही साथ ईरान को सलाह भी दी गई है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को नियम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके की कार्यवाही करे और ऐसे में इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कदम उठाता है तो ये इजराइल का पूरा अधिकार है। और एक साल पहले जयशंकर जी का दिया गया ये बयान अब चर्चाओं में बन चुका है। बाकी भारत के इस स्टेटमेंट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस समय किसके साथ खड़ा है। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो ईरान ने अब शायद भारत से मदद मांगनी शुरू कर दी है। कुछ समय पहले नसरल्ला को मार दिया जाता है, लेकिन नसरल्ला की ये मौत छोटी बात नहीं थी। इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ गई क्योंकि ईरान इसे प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अब ईरान की काफी बड़ी ताकत यहाँ पर कमजोर हो गई है। और अब कभी भी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो डायरेक्टली ईरान को यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अब भारत से उम्मीद की मांग की जा रही है, वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बल्कि भारत में जो ईरान के राजदूत हैं, इनका नाम है डॉक्टर इराज इलाही। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संगठन है। और साथ ही साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को जो आतंकी संगठन कहा है ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी निंदा की गई है। ऐसे में जो भारत से उम्मीद की गई है, उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का सिर्फ एक ही इलाज है कि इजराइल के हमलों को किसी भी तरीके से रोका जाए। और हमें उम्मीद है कि भारत और सभी देश इजराइल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन और लेबनान के ऊपर जो होने वाले आक्रमण हैं, इन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये बात कहीं और से नहीं बल्कि भारत में ही बैठ करके दी गई है। ईरान की इस उम्मीद पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक और काफी बड़ी अचीवमेंट भारत ने हासिल की है। अच्छी खबर यह है कि भारत के अंदर फाइटर जेट इंजन्स को बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम विदेशी कंपनीज की पार्टनरशिप की मदद से इस काम को कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट सुखोई में लगने वाले इंजन्स रिसीव हुए हैं। ये इंजन्स भारत में बना करके तैयार किए गए हैं। उनका प्रोडक्शन HAL, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसकी तरफ से किया गया है। सुखोई में लगने वाले ये पहला इंजन AL-31FP है और इन्होंने अपने इस इंजन को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। एंड काफी स्पीड के साथ यहाँ पर प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है क्योंकि पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने सुखोई फाइटर जेट के लिए करीब 240 ऐसे ही एरो इंजन खरीदने का प्रस्ताव सामने रखा, जिसमें HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 26,000 करोड़ रुपए थी। और एक महीने के अंदर ही यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करते हुए इंजन की डिलीवरी की जाना वाकई काफी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ काम को रिफ्लेक्ट करता है। आपको बता दें, जब रक्षा मंत्रालय ने ये कॉन्ट्रैक्ट HAL के हाथ में सौंपा था तब ये प्रॉमिस किया गया था कि ये 240 जो एरो इंजन हैं ये सिर्फ 8 सालों के अंदर पूरे किए जाएंगे, यानी कि इनका प्रोडक्शन भारत में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर शर्त रखी गई थी HAL की तरफ से कि जिसमें स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं इनके परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। इनिशियली जो इंजन डिलीवर किए जा रहे हैं इसमें 54% इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे बढ़ा करके अराउंड 63% तक किया जाना है, यानी कि हम 50% से ज्यादा जो प्रोडक्शन में चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भारतीय कंपनियों से सोर्स किया जा रहा है।
दैट मीन्स कि इस इंजन प्रोडक्शन की हेल्प से जो छोटी मोटी कंपनीज है जो कई प्रकार के नट बोल्ट, छोटे पार्ट्स, कंपोनेंट्स ये सप्लाई करेंगे, डायरेक्टली इन्हें बेनिफिट होगा। और 54% से जब हम 63% पर जाएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा कंपनीज और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगी और ये जो पैसा है ये देश की इकोनॉमी में इस्तेमाल होगा। यानी कि कोई भी कंट्री अगर हमें 60 to 80% टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रॉमिस करती है और लोकल कंपोनेंट को भी 80 to 90% लगाती है तो डेफिनेटली इसे आप एक तरीके से भारत में ही हुए प्रोडक्शन को बता सकते हैं, और क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल डायरेक्टली देश की इकोनॉमी में हो पाता है। बाकी भारत की इस बड़ी अचीवमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने चीन से आने वाले अलग अलग प्रोडक्ट में से करीब 6 और प्रोडक्ट की लिस्ट को पॉइंट आउट कर लिया है, जहां पर अब एक बहुत डीप जांच की जाएगी। इस जांच में बहुत सारी चीजों का खुलासा किया जाना है कि कोई गलत तरीके से चीजें देश के अंदर तो नहीं आ रही, और इसी बात का डर उन सभी कस्टम ऑफिसर्स को सता रहा है जो कि चीन से गलत तरीके से चीजें भारत भेज रहे थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाइना की तरफ से जो चीजें भारत के अंदर डंप की जाती हैं, इसमें से 6 प्रोडक्ट को पॉइंट आउट किया गया है, और डंपिंग की वजह से भारत की लोकल इंडस्ट्रीज को पिछले कई सालों में जो लॉसेस उठाने पड़े हैं ये हम सबके सामने हैं। अगर बेसिक टर्म्स में बात की जाए कि ये डंपिंग क्या है, तो वो चीजें जिन्हें चाइना सबसे लोएस्ट प्राइस पर भारत के अंदर डंप कर देता है, और प्राइस इतना ज्यादा कम कि अगर कोई भी चीज भारत के अंदर 100 रुपीज में तैयार की जा रही है तो चाइना उसे 70-80 रुपए में हमारे देश के अंदर फाइनल एक्सपोर्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स कि जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भारत की अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, डायरेक्टली चाइना का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें 20 से 25 रुपए तक की छूट मिल रही है। क्यों? आखिर कोई अपना नुकसान कराएगा और वही चीजें क्यों इंडियन कंपनी से खरीदी जाएंगी? और इसीलिए इन चीजों की जांच की जा रही है कि चाइना क्लेम तो कर रहा है कि वो भारत के अंदर डंपिंग कर रहा है, लेकिन क्या इनके अंदर वो क्वालिटी है जो कि भारत के अंदर अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं। ये डिसीजन भारत की इंडस्ट्री सेफ्टी और डोमेस्टिक कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसमें शामिल लिस्ट की बात की जाए तो इसमें सिलिकॉन, फ्लैट रोल स्टील, पॉलीप्रोपिलीन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, फ्लैट रोल्ड और फ्लैट स्टील को शामिल किया गया है। और ये जांच करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि इस समय भारत और चीन के बीच में काफी इंपॉर्टेंट और काफी लार्ज अमाउंट में बायलैटरल ट्रेड हो रहे हैं। 2022 से लेकर के 2023 के बीच में भारत और चीन के बीच करीब 115 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया गया है। इसमें तमाम चीजें शामिल हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, केमिकल्स हो या फिर मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले एपीआईज, और इनकी जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन से सामने निकल के आ रही है, लेकिन चीन से निपटने के लिए अब एक एशियाई नाटो बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें जापान जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। असल में जापान के अगले पीएम और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष शिगेरू इशिबा का कहना है कि अब एशिया के अंदर भी नाटो जैसा एक संगठन बनाने की तैयारी की जाए। इसमें उन देशों को शामिल किया जाए कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन्हें अमेरिका और अलग अलग नाटो के देशों से परमाणु हथियार ला करके ऑफर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर भारत को अचानक से शामिल कर लिया जाता है तो शायद आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एशिया के अंदर चीन जिस तरीके से खुद को एक्सपेंड कर रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है, नए नए वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, ये खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर सही समय पर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए या फिर चीन और कोरिया के लिए बड़े खतरे बन जाएंगे, और भविष्य में चीन से निपटने के लिए कई बड़े प्रयास करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन के पास ऑलरेडी ऐसी ताकतें हैं, तो क्यों ना एक एशियाई नाटो बनाया जाए जो सीधे सीधे इन दोनों देशों को काउंटर कर पाए। बाकी आपके हिसाब से भारत को इस एशिया के नाटो में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।